हेलो व्यूअर्स, मैं हूं रक्षा और प्रॉपर्टी बज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए प्रॉपर्टी बज़ की टीम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती है प्रॉपर्टी अपडेट्स। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। मकान बनाना हुआ अब और भी महंगा, सीमेंट के दामों में लगातार उछाल। प्रॉपर्टी मार्केट में आई गिरावट, पिछले साल की तुलना में इस साल रजिस्ट्रियों की संख्या में आई कमी। तेजी से बढ़ रहा है युवाओं का रुझान प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में। जानिए रो हाउस खरीदने के फायदे। कैसे करें प्लानिंग छोटे प्लॉट पर घर बनाने की। एक्सपर्ट एडवाइस में देखिए बारिश से कैसे बचाएं घर की छत और दीवारों को सीलन से। चलते चलते एक नजर वास्तु टिप्स पर। रहन सहन ठीक नहीं हो तो भी हो सकता है वास्तु दोष। अगर आप मकान का कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं और आपने अपने मकान बनवाने के लिए उसका बजट फिक्स कर दिया है, तो अब आपका बजट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। कारण क्या है, खुद ही जानिए। मकान बनाते समय अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सीमेंट। और सीमेंट के दामों की बात करें तो ये लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। पिछले एक माह में सीमेंट के भाव 25 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे कई सारे समीकरण हैं। सीमेंट कंपनियां कार्टेल बनाकर उत्पादन घटा रही हैं, जिसका सीधा फायदा कंपनियों को मिल रहा है। डिमांड और सप्लाई के बीच लंबा गैप बनने के कारण सीमेंट के दाम लगातार उछल रहे हैं। सीमेंट महंगे होने का कारण ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कारण हो, लेकिन हर साल मानसून के पहले डिमांड काफ़ी अच्छी होती है और ऑल ओवर इंडिया ही सीमेंट कंपनीज रेट बढ़ाती हैं इस संबंध में। मतलब जनरली डिमांड अच्छी निकलने की वजह है एक रेट बढ़ना, सबसे पहली बात। मानसून जैसे ही थोड़ा सा आता है उसके बाद से वापस डिमांड थोड़ी स्लो होती है और रेट में भी थोड़ा रिलैक्सेशन आ जाता है। अगर ये बारिश थोड़ी सी और लेट होती है तो शायद रेट और बढ़ सकते हैं। अब समय आ गया है, लगभग 300 क्रॉस कर गई है सीमेंट। हाईएस्ट रेट हैं इस समय के अभी तक के सीमेंट इतिहास में। इसके बाद रेट बढ़ने की संभावना वैसे कम नज़र आती, लेकिन डिमांड बहुत अच्छी है। सीमेंट के दाम लगातार उछल रहे हैं। बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। सीमेंट के भाव बढ़ने से लागत में रुपए में फ़र्क जो आ रहा है वो तो ठीक है, पर कंस्ट्रक्शन में जो पोजीशन आ रही है उसके हिसाब से हम थोड़ा ज़्यादा बनाने के इच्छुक थे। जिस हिसाब से हम बना रहे थे, हम हो सकता है एक आध कमरा कम बनाएं या फ्लोर कम करना पड़े हमको। हम चाहते थे पहले कि नया मकान बन रहा है उसको तरीके से बना लें, तब हो सकता है हमको 2 मंजिल की बजाय 1 ही मंजिल बनाएं और ऊपर एक आध कमरा बना के और उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बजट जो है वो भाव बढ़ने से बिगड़ ही जाएगा, निश्चित है। आम उपभोक्ता भी समझ रहा है इस चीज़ को कि मकान बनाना मतलब उसके लिए ऐसा है कि एक साल भर का प्रोजेक्ट हो गया पूरा। तो कभी भी मकान बनाएगा तो उसको ये उतार चढ़ाव तो देखना ही पड़ेंगे। ये कभी नहीं बोला जा सकता कि इस सीज़न में आप शुरू करें या इस सीज़न में काम ना करें, क्योंकि काम ना करने की दशा में भी नुकसान होता है। आम उपभोक्ता के लिए ये ज़रूर है कि उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, उसमें बजट बिगड़ जाते हैं सारे, लेकिन ये फेस करना पड़ता है। साल में 2 बार कम से कम ऐसे रेट की सिचुएशन आती है। एक बोरी सीमेंट में लगभग 6 से 10 स्क्वायर फीट तक का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और अगर आप 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आपका बजट लगभग 25,000 से 30,000 तक बढ़ सकता है। तो व्यूअर्स, देखा आपने कि यदि सीमेंट के दामों में गिरावट नहीं आई तो मकान बनाना वाकई एक सपना साबित होगा। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल 15% की गिरावट आई है रियल एस्टेट कारोबार में। क्या कारण है गिरावट के, आइए नजर डालते हैं।
प्रदेश के बड़े शहरों में आसमान छूते दामों का असर खरीदी पर नजर आने लगा है और इस बात को सही ठहरा रही है रजिस्ट्रार ऑफिस में घटती रजिस्ट्रियों की संख्या। पिछले साल अप्रैल मई की तुलना में इस साल 15% की गिरावट आई है, जबकि प्रदेश के बड़े शहरों के आला अधिकारियों का अनुमान था कि रियल एस्टेट कारोबार इस वर्ष अन्य वर्षों से ज्यादा अच्छा करेगा। सच ये है कि रजिस्ट्रियों की संख्या में अपेक्षा अनुसार वृद्धि नहीं हुई। देखिए, चालू साल के पहले 3 महीनों में हमारी आय पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में करीब 10 करोड़ रुपए अधिक रही है और लगभग 7% हमने ज़्यादा राजस्व प्राप्त किया है। इन 3 महीनों में हमारा राजस्व लगभग 158 करोड़ हुआ है। तो राजस्व वृद्धि की दर दस्तावेजों की संख्या के अनुपात में संतोषप्रद है और ये सही है कि दस्तावेजों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। गाइडलाइन अधिक होने के कारण लोग रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं। शासन के ऊपर दबाव था, स्टाम्प ड्यूटी का जो परसेंटेज है वो कम किया जाए और मध्य प्रदेश शासन के पास में राजस्व की आय के स्रोत सीमित हैं, तो उस दबाव के चलते उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी का परसेंटेज तो कम कर दिया, परंतु वो विवशता उनकी यहाँ परिलक्षित हो रही है कि उन्हें गाइडलाइन को अत्यधिक बढ़ाना पड़ा। तो जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ तो मिला नहीं। तो मूल कारण यही है कि गाइडलाइन का अत्यधिक बढ़ना। सरकारी नीतियों के चलते कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अधर में हैं। नगर निगम ने बहुमंजिला भवनों के लिए प्लॉट का क्षेत्रफल 10,000 स्क्वायर फीट से अधिक कर दिया है। गाइडलाइन बढ़ाई गई है जिससे कई जगह पे दोगुने रेट हो चुके हैं, जहां प्रॉपर्टियों की जो एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है वो नीची है और उसके सरकारी दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि एक आदमी जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको बढ़े हुई प्राइस पे सरकारी कीमत पे स्टैम्प ड्यूटी की भरपाई करनी पड़ती है, वो ज़्यादा हो जाती है। बाज़ार में खरीदी बिक्री में भी कमी आई है। कई गृह निर्माण संस्थाओं की कॉलोनियों में नगर निगम, प्रशासन, नगर व ग्राम निवेश विभाग तथा प्राधिकरण के मामले बीच में लटके हुए हैं। अपेक्षित क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स ही नहीं हैं, लेकिन नए क्षेत्रों में आ रहे प्रोजेक्ट्स में लोगों की रुचि जरा कम ही है। पुराने आंकड़ों पर यदि नजर डाली जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने वालों की उम्र 35 से 40 वर्ष होती थी, लेकिन ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब 27 से 30 साल तक के युवा भी प्रॉपर्टी खरीदने में रुझान दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। युवाओं का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में बढ़ता रुझान वाकई चौंकाने वाला है। कारणों पर नजर डालें तो युवाओं की सोच है कि पैसा किराए में चुकाने की बजाय होम लोन की किस्त भरकर स्वयं मकान लेना फायदेमंद सौदा है और साथ ही साथ आईटी रिटर्न में भी अच्छी खासी छूट मिल जाती है। आजकल अब देखने में आया कि एक अच्छा फ्लैट लेना है तो 8-10 हज़ार रुपये उसका रेंट तो सामान्यतः होता ही है, तो उतना ही 8-10 हज़ार में 12,000 13,000 में देखे ना, मतलब वो 25 लाख 30 लाख 20 लाख का एक फ्लैट ले सकते हैं। तो इन दैट सेंस उनका मंथली इनकम वही रहता है, मतलब मंथली एक्सपेंडिचर वही रहता है, उनका प्रॉपर्टी आ जाता है। अब आजकल आप गाइडलाइन देखिए, जो बैंक में काम करते हैं बंदे, प्रोफेशनल्स, बैंकिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको बैंक की तरफ से डिस्काउंट मिलता है, उनको ITR में मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उनको होम लोन पे बेनिफिट्स मिलते हैं। जब मैंने अपना कैरियर चालू किया था तो एक 2 BHK का फ्लैट एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदा था, तो दैट विद द सेम फिलॉसफी। जो युवा अच्छे सैलरी पैकेजेस पर कॉरपोरेट, बैंक्स या अन्य किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, वो आसानी से EMI चुका पा रहे हैं, जिससे उनके पैसे का सही व्यवस्थापन हो रहा है। मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट करा था तो मतलब मैंने फ्यूचर के बारे में भी सोचा था कि इन फ्यूचर मुझे किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मेरे को आगे जाके ज़्यादा ग्रोथ देगा। इन फ्यूचर आप देख ही रहे हैं प्रॉपर्टी के भाव बढ़ ही रहे हैं, तो उस हिसाब से फ्यूचर में मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अगर मैं उसे बेचना चाहूँ तो भी मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, और अगर मैं खुद ही उसमें मतलब जो मैंने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी उसी पर खुद अपना घर बनाना चाहूँ तो वो भी मेरे लिए बेटर होगा। सपने के हिसाब से ये बेटर ऑप्शन है आपका। अगर आप सपना देख रहे हैं आपके अच्छा फ्लैट हो तो आपके लिए अच्छा मतलब ये ऑप्शन है कि आप किसी टाउनशिप्स में इन्वेस्टमेंट करें। बैंकों से प्राप्त आंकड़े देखें तो कुल आवेदकों में से एक बड़ा तबका युवा ही है, जिसमें वे भी शामिल हैं जिन्हें नौकरी करते हुए केवल 1 से 3 वर्ष हुए हैं। बैंकों का ये भी मानना है कि ये समय की डिमांड है। आजकल युवा वर्ग काफ़ी इसमें होम लोन में इंटरेस्टेड रहता है। सबसे बेसिक रीज़न ये रहता है कि इनकम टैक्स का एक जो रिबेट है
उनको इनकम टैक्स में पूरा 1.5 लाख तक का जो भी वो हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट देते हैं वो पूरा उनको डिस्काउंट मिल जाता है। और दूसरा, आज चूँकि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा यील्ड देती है और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करें। प्लस अपने रहने के लिए भी होता है क्योंकि रेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो भी एक उनके लिए सेविंग होती है। और अब सीनियर एज ग्रुप की जगह युवाओं ने ले ली है और उनकी बढ़ती तादाद इस बात पर सच्चाई की मोहर लगा रही है। आज ये देखा जा रहा है कि आजकल युवा वर्ग जनरली 30 to 35 एज ग्रुप के लोग काफ़ी आते हैं और स्पेशली जो युवा वर्ग जैसे ही नौकरी स्टार्ट करते हैं इनिशियल पीरियड में भी काफ़ी लोग आजकल लोन लेने के लिए इमीडिएटली हम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो लोग जैसे नौकरी लग जाती तो 6 महीने या 8 महीने इवन साल भर के अंदर ही वो लोग अप्रोच करते हैं होम लोन के लिए। तो बेसिकली एक भ्रम होता है मार्केट में कि आपको 3 साल का रिटर्न होना चाहिए तभी होम लोन मिल पाएगा। तो जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। उनका नई जॉब अगर है तो फॉर्म नंबर 16 या उनके सैलरी स्लिप या कंपनी प्रोफाइल अगर अच्छा है तो वो लेटेस्ट सैलरी स्लिप पे भी उनको लोन मिल जाता है। उसके लिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न होना ही चाहिए। और जो बिजनेस क्लास है उसमें ज़रूर 3 साल का रिटर्न लगता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या प्रोफेशनल कैटेगरी में जो है उनका 1 साल के रिटर्न पे भी उनको लोन मिल जाता है। अगर ये परसेंटेज में कहें तो मेरे ख्याल से लगभग 60% जो आज के डेट में हम लोग लोन डिसबर्स कर रहे हैं तो मोर देन 60% जो है वो यंग ग्रुप का है। ये युवाओं की परिपक्व होती सोच तो है ही, निश्चित रूप से एक पॉजिटिव साइन है जो सामाजिक संरचना को और ज्यादा सुगठित बना रहा है। तो देखा आपने कि युवा भी अब इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी में। तो व्यूअर्स, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बहुत ही जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।